वेलकम टू इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जनरेशन फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil। फैराडे का नियम कहता है कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी कि वोल्टेज डेवलप हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ए कंडक्टर कट्स और लिंक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है या फ्लक्स उस कंडक्टर में लिंक होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी कि वोल्टेज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे जो पहला फिगर है इसमें यहाँ पे ये दोनों एक परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होगी और इसी बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल अभी स्टेशनरी है, स्थिर है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये भी स्टेशनरी है। तो इस केस में कॉइल के द्वारा फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी फ्लक्स इसमें लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, इसमें वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कॉइल को अगर रोटेट किया जाए किसी सर्टेन स्पीड से तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स हैं वो कट हो गई, इस कॉइल के द्वारा कट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स जो है वो इस कंडक्टर से यानी कॉइल से लिंक करेगा और उस केस में फैराडे के नियम के अनुसार इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इस सर्किट को अगर क्लोज्ड किया जाए तो उसमें करंट फ्लो होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू the rate of change of magnetic flux linked with the coil और कंडक्टर। तो फ्लक्स के कट होने से कंडक्टर में या कॉइल में जो मैग्नेटिक इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलरिटी या उसका डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा दिया जाता है, यानी कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता चलता है। तो जानते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले दाएं हाथ के 3 उंगलियों फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हुए उसको स्ट्रेच कीजिए। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को इंगित करे, थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर और थंब कंडक्टर के मोशन को इंडिकेट करे, तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फिर जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को या जो करंट उसमें फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि दाएं हाथ की 3 उंगलियों को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हुए इस प्रकार से स्ट्रेच किया जाए जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है,
ताकि जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में हो और जो थंब है वो कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में हो। तो उस केस में जो मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है इस सेकंड फिगर में। ये आपका परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये फ्लक्स लाइन्स हैं और इसमें जो दाएं हाथ की ये जो 4 फिंगर है वो फ्लक्स के डायरेक्शन में है, यानी जिधर फ्लक्स है, फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूँकि कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ है तो ये थंब जो है वो कंडक्टर के मोशन को इंडिकेट कर रहा है। तो उस केस में ये जो मिडिल फिंगर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो करंट फ्लो करेगा वो इस मिडिल फिंगर का डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट it tends to set up a current opposing the change of flux responsible for producing that EMF। यानी कि जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है फैराडे के लॉ के अनुसार उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि इस इंड्यूस्ड EMF के कारण जो करंट सेटअप होगा वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है जिस फ्लक्स के कारण ये EMF डेवलप हुआ था। और इस स्टेटमेंट को लेंज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे लेंज लॉ कहा जाता है। यानी लेंज लॉ के अनुसार जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका डायरेक्शन, उसकी पोलैरिटी इस प्रकार से होता है कि वो अपने कॉज का अपोज करता है, जिस कारण से वो ईएमएफ डेवलप हुआ था फ्लक्स के चेंज के कारण, तो फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। हेंस मैथमेटिकली द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी रिटन एज, और मैथमेटिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे लिखा जा सकता है E = -d∅dt, जहाँ E इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी कि जो जनरेटेड वोल्टेज है और d∅dt फ्लक्स के चेंज को ये शो कर रहा है। और ये माइनस साइन इसलिए लगाया गया है कि ये लेंज लॉ के अनुसार जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो चूँकि अपने कॉज का अपोज करता है, इसी अपोज को शो करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया है। तो मैथमेटिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे लिखा जाता है E = -d∅dt। अब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आपका इस फिगर में परमानेंट मैग्नेट के 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो किया गया है और जो इसमें फ्लक्स का जो लाइन्स होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमेशा होता है। और इसी बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है जो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको B से रिप्रेजेंट किया गया है। जो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि B = मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को B से रिप्रेजेंट किया गया है। A उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल का एंगुलर वेलोसिटी है और n = नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। इस कॉइल में n टर्न्स हैं तो उसे n से रिप्रेजेंट किया गया है। फिगर में एक ही टर्न से शो किया गया है, अगर n टर्न हो तो उसमें उसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। आफ्टर टाइम t, यानी कि जब हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल जब रोटेट कर रहा है तो आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि चूँकि ये रोटेट कर रहा है तो t टाइम के बाद कुछ एंगल से ये रोटेट कर जाएगा। तो t टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो चूँकि जो कॉइल है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और t टाइम के बाद हम इसका डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं कि कितना एंगल से डिस्प्लेस्ड हो गया, तो वो होगा आपको ओमेगा इंटू टी, यानी t टाइम के बाद यह कॉइल का पोजीशन चेंज हो जाएगा और वो डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा टी। और t टाइम के बाद जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है जो कि उस कॉइल से लिंक कर देगा उसका इक्वेशन होगा, चूँकि फ्लक्स इक्वल टू होता है
फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका इक्वेशन होगा आपका फ्लक्स डेंसिटी और एरिया वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपको बी ए कॉस, और जो टी टाइम के बाद ये डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी से डिस्प्लेस हो चुका है कॉइल, तो कॉस ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि अगर उस कॉइल में एन टर्न्स हैं तो उसमें फ्लक्स जो है जो लिंक कर रहा है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी टाइम के बाद उस रेक्टेंगुलर कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका इक्वेशन होगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और इसमें इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तब होगा जब कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो जब इसका वैल्यू 1 होगा उस समय फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो एन बी ए, और मैक्सिमम फ्लक्स को हाई जीरो से डिनोट किया जाता है। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स जो उस कॉइल से लिंक करेगा वो होगा एन बी ए। और इस मैक्सिमम फ्लक्स के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें इक्वेशन 1 में, तो जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है यानी किसी पर्टिकुलर टाइम का फ्लक्स जो है वो होगा आपको हाई जीरो कॉस ओमेगा टी, यानी एन बी ए के जगह पे हमने हाई जीरो पुट किया मैक्सिमम फ्लक्स, तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स हो जाएगा फाई टी इजकल टू हाई जीरो कॉस ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और माइनस साइन ये आपका लेंज लॉ के अनुसार लगता है। तो E इजकल टू हो गया फाई की जगह पे हमने पुट किया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और एन बी ए चूँकि इसमें कांस्टेंट है तो एन बी ए को हमने डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर दिया, तो डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ कॉस ओमेगा टी का, और चूँकि डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में है और यहाँ ओमेगा भी है तो ओमेगा आपको डिफ्रेंशिएशन के बाहर ही आएगा, ये कांस्टेंट है ओमेगा टी के लिए, तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा। और कॉस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उस कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस, उसका इक्वेशन है ये। और ये मैक्सिमम कब होगा जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो जब इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो उस समय ईएमएफ का वैल्यू जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो जनरेटेड वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा एन बी ए ओमेगा, और इस मैक्सिमम वैल्यू को E0 से डिनोट करते हैं। तो एन बी ए ओमेगा के जगह पे अगर E0 पुट कर दिया जाए, यानी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी, यानी कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, जो इंड्यूस्ड हुआ, उसका इक्वेशन हो गया E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ E0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ है, और ये वाला जो E है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को देखकर ये कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी साइन का ये फंक्शन है। तो साइन थीटा का कर्व हम जानते हैं कि साइन थीटा का कर्व किस प्रकार से होता है। तो यानी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जो डेवलप्ड वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज है, वो प्योर साइनसॉइडल वेव है, यानी प्योर साइन वेव है ये, और जिसका कि मैक्सिमम वैल्यू है E0। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब ओमेगा टी इजकल टू π/2 होगा, उस समय इसका जो जनरेटेड वोल्टेज है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जिस समय ओमेगा टी इजकल टू पाई होगा उस समय इंड्यूस्ड वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि जो हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है, ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो जिस समय
ये 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा तो उस समय ज़्यादा फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा, सबसे अधिक फ्लक्स लिंक करेगा, इसलिए जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा। और जब ये 180 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा यानी पाई रेडियन से जब ये रोटेट कर जाएगा उस समय ये वाला कॉइल का साइड इस साइड चला जाएगा और ये वाला कॉइल का साइड इस साइड आ चुका होगा और उस केस में जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। इसलिए उसके बाद जो ईएमएफ डेवलप कर रहा है उसको नेगेटिव में वो नेगेटिव होता है पहले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पोलैरिटी जो है इसमें करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है करंट का वैल्यू एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है 0 से पाई तक, यानी कि पाई रेडियन तक इसमें जो डायरेक्शन है ईएमएफ का वो चेंज हो जाता है पाई से 2 पाई तक। यानी एक कॉइल जब 360 डिग्री से रोटेट करेगा तो उस बीच में जो 0 से पाई डिग्री तक जो इसमें पोलैरिटी होगी ईएमएफ की वो पाई से 2 पाई के बीच जो पोलैरिटी होगी उसका अपोजिट होगा। तो इसलिए इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस, कुछ टर्म्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।